वेलकम बच्चों, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर बोर्ड एग्ज़ाम में हम रासायनिक बलगतिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। और उसमें जो आज का हमारा प्रश्न है वो है शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है। पहला हम करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसके लक्षण बताइए। इसी तरह अगला प्रश्न होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, उसके लक्षण बताइए। और शून्य, प्रथम, द्वितीय और तृतीय कोटि के लिए दर स्थिरांक के की क्या क्या इकाइयाँ हैं ये निकालेंगे इस वीडियो में। और शून्य कोटि और प्रथम कोटि के लिए अर्धायुकाल की गणना करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम 3 प्रश्नों को हम इस वीडियो में करेंगे। तो एक एक प्रश्न हम देखते हैं। पहला, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, उसके लक्षण बताइए। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, उसके लक्षण बताइए। दूसरा प्रश्न रहेगा शून्य, प्रथम, द्वितीय और तृतीय कोटि के लिए दर स्थिरांक के की इकाइयाँ बताइए। और तीसरा, शून्य कोटि और प्रथम कोटि के लिए अर्धायुकाल की गणना कीजिए। ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है, इसे बेहद अच्छे से और बार बार देखिएगा। और पीडीएफ में जो आंसर के लिंक दिए जाएं उसे याद कीजिएगा। चलिए समय न लगाते हुए हम अपनी पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रियाएँ क्या होती हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रियाएँ वे अभिक्रियाएँ होती हैं जिनमें अभिक्रिया की दर किसी क्रियाकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती, या जिनमें क्रियाकारकों का सांद्रण अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता। उन अभिक्रियाओं को हम कौन सी अभिक्रियाएं कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। इसके मेनली आपको उदाहरण याद रखने हैं। H2 + Cl2 gives 2HCl। इसमें अभिक्रिया की दर पर क्रियाकारकों के सांद्रण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि शून्य है। दूसरा उदाहरण आप दे देंगे कि अमोनिया मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में जब N2 + 3H2 में बदलती है तो इसमें भी अभिक्रिया की दर पर अमोनियम का सांद्रण कोई प्रभाव नहीं डालता। तो ये अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। अब शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण आप अच्छे से याद करेंगे, कम से कम 2 उदाहरण, और इनके लक्षण याद करेंगे। तो सबसे पहला लक्षण है शून्य कोटि की अभिक्रिया का कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्रियाकारक का पूरा सांद्रण समाप्त होने तक, क्रियाकारक का पूरा सांद्रण लुप्त होने तक एक समान दर से चलती है। मतलब क्रियाकारक का सांद्रण अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता। क्रियाकारक शून्य कोटि की अभिक्रिया पूर्ण क्रियाकारक के लुप्त होने तक एक समान दर से चलती है। दूसरी बात, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उनके लिए अर्धायुकाल का जब हम व्यंजक निकालेंगे, शून्य कोटि के लिए जब हम T½ निकालते हैं तो ये हमें मिलता है A0/2K। मतलब शून्य कोटि के लिए अर्धायुकाल का मान दर स्थिरांक के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप ये समीकरण याद रखेंगे। शून्य कोटि के लिए T½ बराबर A0/2K। तो दर स्थिरांक के ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। इस पॉइंट में आपको दर स्थिरांक से उसका संबंध बताना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक अर्धायुकाल दर स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरे पॉइंट में हम प्रारंभिक सांद्रण को लेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्रियाकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। यहाँ पर अर्धायुकाल और दर स्थिरांक में बताना है क्या रिलेशन है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल दर स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरे पॉइंट में हमें बताना है शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्रियाकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। शून्य कोटि के लिए की अभिक्रिया के लिए यदि हम दर स्थिरांक की इकाई की बात करें तो इसके लिए दर स्थिरांक की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है। शून्य कोटि के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है। शून्य कोटि के लिए यदि हम अभिक्रिया की दर और सांद्रता में ग्राफ खींचें, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया के वेग और सांद्रता के मध्य यदि ग्राफ खींचा जाए तो हमें सीधी रेखा प्राप्त होती है। क्लियर है? तो ये 5 आपको इसके लक्षण याद रखने हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया की दर क्रियाकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती, या क्रियाकारकों का सांद्रण जिसमें अभिक्रिया की दर पर प्रभाव नहीं डालता, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण याद करेंगे।
शून्य कोटि की अभिक्रिया पूर्ण क्रियाकारक लुप्त होने तक एक समान दर से चलती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल दर स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्रियाकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। शून्य कोटि के लिए दर स्थिरांक की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर और सांद्रता के मध्य ग्राफ खींचने पर हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, उसके लक्षण। अगला, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उनके लक्षण। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर किसी एक क्रियाकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। तो इसमें अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। क्रियाकारक का सांद्रण में जो परिवर्तन होगा उसकी घात क्या होगी, इकाई होगी। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। इसके उदाहरण याद करेंगे तो इसमें दो वियोजन आपको याद रखने हैं। पहला अमोनियम नाइट्रेट का वियोजन याद कीजिए और दूसरा H2O2 का वियोजन याद कीजिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब देखिए अमोनियम नाइट्रेट जब वियोजित होगा तो 2 N है तो N2, एक O को ले जाएंगे, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। हाइड्रोजन 4 हैं, जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके आधे जल के अणु बनते हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट N2O प्लस 2H2O बनाता है। H2O2 जब वियोजित होता है तो H2O वियोजित होते हैं, 2H2 प्लस क्या देते हैं, O2 देते हैं। तो ये दोनों को आपको दो उदाहरण इसके याद रखने हैं। अमोनियम नाइट्रेट का वियोजन N2O प्लस 2H2O में और H2O2 का वियोजन H2O प्लस O2 में। तो इन दोनों उदाहरणों को याद रखिए। अब इसके लक्षण देखते हैं। तो पहला लक्षण कि जो इस अभिक्रिया की, जो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं हैं, इसमें अभिक्रिया की दर क्रियाकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है। क्रियाकारक का सांद्रण जैसे जैसे परिवर्तित होगा वैसे वैसे अभिक्रिया की दर परिवर्तित होगी। दूसरा, इसके लिए दर स्थिरांक के की इकाई क्या होती है, तो समय का इन्वर्स, केवल समय का इन्वर्स। अभिक्रिया की कोटि के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या होगी, समय का इन्वर्स। इसके लिए यदि हम टी हाफ की बात करें तो इसका टी हाफ होता है 0.693 के दर स्थिरांक होता है। तो प्रथम कोटि के लिए अर्धायुकाल दर स्थिरांक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। देखिए सूत्र में कहीं भी A0 नहीं है, तो प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। और अगला पॉइंट दे देंगे आप कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल दर स्थिरांक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें यदि हम क्रियाकारक के सांद्रण और वेग के मध्य ग्राफ खींचें तो क्रियाकारक की सांद्रता और वेग के मध्य ग्राफ खींचने पर हमें ये तिरछी रेखा प्राप्त होती है। क्लियर है? इसकी ढाल से हम के की गणना करते हैं। तो ये 5 पॉइंट आप देंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की दर क्रियाकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है, इसकी इकाई समय का इन्वर्स होती है, इसका अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, इसका अर्धायुकाल दर स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वेग और सांद्रता के मध्य ग्राफ खींचने पर हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, जिसके द्वारा हम किसकी गणना करते हैं, के की गणना करते हैं। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया और उसके लक्षण थे। उदाहरण आपको याद रखना है, 2 का वियोजन अमोनियम नाइट्रेट N2O और H2O में वियोजित होता है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O और O2 में वियोजित होता है। तो ये कोटि इनकी क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं ये। तो ये दो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो याद करने हैं। अब हम अगले प्रश्न में देखते हैं दर स्थिरांक की इकाई। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, तो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिक्रिया की दर क्रियाकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती। मान लीजिए कोई अभिक्रिया थी जिसमें क्रियाकारक ए उत्पाद बना रहा था। इस अभिक्रिया की दर हम जानते हैं, यदि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो अभिक्रिया की दर पर क्रियाकारक का सांद्रण कोई प्रभाव नहीं डालेगा। मतलब जब भी आप समानुपाती हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, अभिक्रिया की दर बराबर समानुपाती हटता है तो स्थिरांक लगता है। यहाँ के कौन सी अभिक्रिया का दर स्थिरांक होगा, तो यहाँ के शून्य कोटि का दर स्थिरांक है, शून्य कोटि का दर स्थिरांक। यदि मैं के बराबर निकालूं तो के बराबर क्या मिलेगा,
K बराबर A0 अभिक्रिया की दर के नीचे आएगा। अभिक्रिया की दर A की घात 0, जिसकी भी घात 0 हो जाए उसका मान 1 हो जाता है। मतलब K की इकाई क्या होगी? जो अभिक्रिया की दर की इकाई है। तो अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो 0 कोटि के लिए दर स्थिरांक की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होती है। क्लियर है आपको? ये इकाई निकालना सीखनी है आपको। ये प्रश्न पूछा जाता है 0, प्रथम, द्वितीय, तृतीय के लिए दर स्थिरांक की इकाइयाँ बताइए। तो मान लो कोई अभिक्रिया थी जिसमें A उत्पाद में बदल रहा था, 0 कोटि की है तो क्रियाकारक का सांद्रण दर पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। K लगाया, जहाँ K 0 कोटि का दर स्थिरांक है, तो K बराबर क्या आ जाएगा? A0 नीचे जाएगा, तो अभिक्रिया की दर बराबर A की घात 0, जिसकी भी घात 0 हो वो 1 हो जाता है। इसलिए यहाँ अभिक्रिया के जो दर स्थिरांक है उसकी इकाई अभिक्रिया की दर के बराबर होगी और ये आएगी मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। अब हम देखते हैं प्रथम कोटि के लिए। प्रथम कोटि के लिए दर स्थिरांक, कोई अभिक्रिया थी जिसमें A उत्पाद में बदल रहा था। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए इसमें अभिक्रिया की दर क्रियाकारक के सांद्रण में इकाई परिवर्तन पर निर्भर करेगी। अभिक्रिया की दर जब हम समानुपाती हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? बराबर और स्थिरांक। यहाँ K आपका कौन सा होगा? प्रथम कोटि का दर स्थिरांक होगा। प्रथम कोटि का दर स्थिरांक। K की गणना करनी है तो हमें क्या मिलेगा? ऊपर अभिक्रिया की दर आएगी, A1 नीचे जाएगा, A की घात 1 जो है वो नीचे आएगा। देखिए अभिक्रिया की दर की इकाई होती है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। यह अभिक्रिया की दर की इकाई है। नीचे क्या है? A का सांद्रण। A का सांद्रण मतलब मोल प्रति लीटर। अब 1/2/2 3/4 है, तो संख्याएं क्या होंगी? पलटेंगी। मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड गुणित, यहाँ क्या हो जाएगा? लीटर ऊपर और मोल नीचे। ये लीटर ऊपर जाएगा, मोल नीचे आएंगे। लीटर से लीटर कटेगा, मोल से मोल कट जाएगा। सेकंड कहाँ बचा? नीचे। जब भी कोई चीज़ नीचे होती है तो उसका इन्वर्स लेते हैं, तो सेकंड का इन्वर्स इस K की प्रथम कोटि के लिए जो K है उसकी इकाई हो जाएगी। ये बात क्लियर है? तो समय का इन्वर्स यदि वर्ष में दिया है तो वर्ष, हमने यहाँ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड में लिया था, तो प्रथम कोटि के लिए जो K होता है उसकी इकाई समय का इन्वर्स होती है। अब देखिए यदि ये अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होती, तो द्वितीय कोटि की होती तो अभिक्रिया की दर क्रियाकारकों के 2 घातों पर निर्भर करती, चाहे वो अलग अलग क्रियाकारक होते चाहे एक से होते। यहाँ K क्या हो जाता? द्वितीय कोटि का दर स्थिरांक हो जाता। A की घात कितनी थी? 2 थी, तो मोल प्रति लीटर कितनी बार आता? 2 बार आता। यहाँ आपका 1 लीटर प्रति मोल और लगता है ना। लीटर से लीटर, मोल से मोल कटता। आपका मोल कहाँ बचा है? अब देखिए मोल बचा है नीचे, 1 मोल। K की इकाई यदि हम बोलें, और जब कुछ नीचे होता है अंश बटे हर में होता है तो उसको इन्वर्स में लिखा जाता है। लीटर कहाँ है? अंश में है, तो उसकी इकाई पर हम इन्वर्स नहीं लगाएंगे। सेकंड कहाँ है? हर में है, तो इन्वर्स लगाएंगे। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? मोल इन्वर्स लीटर सेकंड इन्वर्स, या आप बोल लें लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड। क्लियर है? मोल इन्वर्स लीटर सेकंड इन्वर्स, ये आपकी इसकी इकाई आ गई। अब यदि ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया होती, एक को याद कर लेंगे सब बन जाएंगे। तृतीय कोटि की अभिक्रिया होती तो क्रियाकारकों के कितने क्रियाकारक, या तो 3 क्रियाकारकों का सांद्रण प्रभावित करता, या 1 ही की घात कितनी आती? 3 आती। आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 की घात 3 लिख दीजिए, या 3 अलग अलग कारकों का सांद्रण ले लीजिए। तो मैं 1 की घात 3 लिख देती हूँ। 1 की घात 3 होती तो यहाँ मोल प्रति लीटर कितनी बार आता? 3 बार, क्योंकि आप 1 की घात 3 लेते, समानुपाती हटाते, बराबर और स्थिरांक लगाते। K स्थिरांक होता किसका?
तृतीय कोटि की दर का। तो अभिक्रिया की दर बटे क्या हो जाता, एक ही घात क्यू। अभिक्रिया की दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, उसके बटे में क्या आता, मोल प्रति लीटर कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ पर आपका 1 मोल प्रति लीटर जो बदलता तो लीटर बटे मोल होता। तो लीटर कितनी बार आता, 2 बार। मोल कितनी बार बचा, 2 बार। लेकिन सेकेंड एक ही बार रहता। तो मोल -2 लीटर का स्क्वायर, सेकेंड -1। ये आपकी मोल कितनी बार बचता आपका, 2 बार। नीचे है इसलिए इन्वर्स में लगता। तो मोल -2 लीटर आपका कहाँ है, ऊपर ही है। तो लीटर का स्क्वायर, सेकेंड कहाँ बचा है, नीचे, तो -1। तो यह आपकी तृतीय कोटि के लिए दर स्थिरांक की इकाई हो जाती। अब देखिए हमने तीनों की दर स्थिरांक देखे। शून्य कोटि के लिए के की इकाई क्या आई, तो शून्य कोटि के लिए के की इकाई आई मोल। हम किसकी इकाई पढ़ रहे हैं, के की। शून्य कोटि के लिए मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। यही इकाई जब प्रथम के लिए देखी तो ये हो गई सेकेंड का इन्वर्स। जब द्वितीय के लिए देखी तो मोल का इन्वर्स लीटर सेकेंड का इन्वर्स। जब तृतीय के लिए इकाई देखी तो मोल पर -2, लीटर पर 2 और सेकेंड का इन्वर्स वैसा ही था। तो ये तीनों चारों के लिए आपकी के की इकाइयाँ हैं जो अलग अलग होती हैं। आपको याद हो तो हमने दर स्थिरांक के अंतर में भी बोला है कि दर स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। तो शून्य के लिए मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, प्रथम के लिए सेकेंड का इन्वर्स, द्वितीय के लिए मोल इन्वर्स लीटर सेकेंड इन्वर्स, और तृतीय के लिए मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इन्वर्स। सेकेंड एक ही बार आएगा। क्लियर है? तो इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका दूसरा प्रश्न था। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। शून्य और प्रथम कोटि के लिए अर्धायुकाल की गणना हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो अर्धायुकाल की परिभाषा आप याद करेंगे। नाम से ही क्लियर हो रहा है, अर्धायुकाल मतलब वह समय जिसमें आधी अभिक्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो आधी अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल कहलाता है। या हम ऐसा बोल दें कि क्रियाकारक की आधी मात्रा को, क्रियाकारक की आधी मात्रा को विघटित होने में लगा समय अर्धायुकाल कहलाता है। अर्धायुकाल को हम t½ से दर्शाते हैं। अर्धायुकाल को टी के नीचे क्या लगाकर दर्शाते हैं, 1/2 से दर्शाते हैं। हमें दो चीज़ों के लिए अर्धायुकाल की परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी। किसी भी आधी अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय, या हम बोल सकते हैं क्रियाकारक की आधी मात्रा को विघटित होने में लगा समय अर्धायुकाल कहलाता है। इसे t½ से दर्शाया जाता है। हमें दो के लिए अर्धायुकाल सीखना है। एक शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए अर्धायुकाल, और दूसरा प्रथम कोटि के लिए अर्धायुकाल। तो दोनों लगभग एक समान ही होते हैं। आपको सिर्फ तरीका पता होना चाहिए के लिए अर्धायुकाल। हम दोनों के लिए देखेंगे। देखिए, जब भी हमें अर्धायुकाल की गणना करनी है तो शून्य कोटि के लिए दर का समीकरण क्या है, उसके लिए दर स्थिरांक कैसे हम निकालते हैं, ये समीकरण हमें याद होना चाहिए। प्रथम कोटि के दर स्थिरांक की गणना हम कैसे करते हैं, ये हमें याद होना चाहिए। तो शून्य कोटि के लिए जो अर्धायुकाल की गणना की जाती है, दर स्थिरांक की गणना की जाती है, उसका सूत्र है A0 - A/T, जहां A0 क्रियाकारक की प्रारंभिक मात्रा, क्रियाकारक की प्रारंभिक मात्रा, A क्रिया के पश्चात बची हुई मात्रा, और T क्रिया को पूर्ण होने में लगा समय, क्रिया को पूर्ण होने में लगा समय।
यहाँ हम दर स्थिरांक k की बात कर रहे हैं। शून्य का दर स्थिरांक k a0 माइनस a अपॉन टी के बराबर होता है। वहीं यदि हम प्रथम के लिए k की बात करें तो प्रथम के लिए k की गणना निम्न सूत्र से करते हैं। ये आपको याद करना है, 2.303 बटे टी log 10 a0 अपॉन a। यहाँ भी ये तीनों चीज़ें हम बताएंगे कि a0 क्या है तो क्रियाकारक की प्रारंभिक मात्रा, a क्या है तो बची हुई मात्रा, t क्या है तो क्रिया को पूर्ण होने में लगा समय। अब मैं पहले इसको समझाती हूँ, फिर हम दूसरे वाले पर जाएंगे। पहले शून्य वाले को देखते हैं। देखिए, शून्य कोटि के लिए दर स्थिरांक k बराबर है a0 माइनस a अपॉन टी, जहाँ a0 क्रियाकारक की प्रारंभिक मात्रा, a क्रिया की बची हुई मात्रा और t क्रिया को पूर्ण होने में लगा समय। हम किसकी गणना करने जा रहे हैं? अर्ध आयु काल की। और अर्ध आयु काल को हम किससे दर्शाते हैं? टी हाफ से। मतलब टी की जगह क्या लिखेंगे? टी हाफ, और जिसकी गणना करनी होती है उसे बाईं ओर ले आते हैं। अब यदि मैं टी को यहाँ लाऊंगी तो k इसकी जगह आएगा, मतलब टी हाफ बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? a0 माइनस a अपॉन k। ये हमें मिलेगा। a0 क्या थी? प्रारंभिक मात्रा। तो प्रारंभिक मात्रा a0 यदि मैं मानती हूँ a0 थी तो आधी मात्रा विघटित हो गई तो कितनी बचेगी? क्योंकि अर्धायु काल वो समय है जब बची हुई मात्रा आधी हो जाती है। मतलब ये बची हुई मात्रा अर्धायु काल में हमने t को t हाफ से बताया। प्रारंभिक मात्रा हमने a0 ही ले ली। मान लीजिए प्रारंभिक मात्रा हमने क्या ले ली? a0। तो बची हुई मात्रा क्या हो जाएगी? a0 बटे 2। क्लियर है? इस समीकरण में ये दोनों मानों को हम रखें तो हमें टी हाफ बराबर क्या मिल जाएगा? a0 तो वैसा ही रहेगा माइनस a0 बाई 2 बटे k। अब जब किसी भी संख्या में से उसका आधा घटाया जाएगा तो आधा ही बचेगा, है ना? a0 बाई 2 बचेगा। मतलब टी हाफ बराबर a0 बाई 2 बटे k के नीचे कुछ नहीं है तो एक संख्या पलटेगी, है ना? एक ऊपर जाएगा k नीचे आएगा तो हमें क्या मिल जाएगा? a0 बाई 2k। मतलब जो शून्य कोटि का अर्धायु काल है उसका सूत्र क्या आ गया? a0 अपॉन 2k। इससे दो निष्कर्ष निकल रहे हैं। पहला, शून्य कोटि का अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, उस पर निर्भर करता है। शून्य कोटि का अर्धायु काल दर स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे दर स्थिरांक बढ़ेगा आपका अर्धायु काल घटता जाएगा। तो ये था आपका शून्य कोटि के लिए अर्धायु काल। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आपको ये समीकरण याद करना है कि दर स्थिरांक शून्य कोटि के दर स्थिरांक k की गणना का सूत्र होता है a0 माइनस a बाई टी, जहाँ a क्रियाकारक की प्रारंभिक मात्रा, a बची हुई मात्रा और t क्रिया पूर्ण होने में लगा समय है। अर्धायु के काल के दौरान हम t को क्या मानते हैं? टी हाफ मानते हैं। टी हाफ की गणना करनी है, इसलिए इस सूत्र में टी हाफ को बाईं ओर लाए तो k उसके स्थान पर आया। अर्धायु काल है, यदि प्रारंभिक मात्रा हम a0 मान रहे हैं तो बची हुई मात्रा उसकी आधी हो जाएगी। इन दोनों मानों को यहाँ रखेंगे। जब किसी भी संख्या में से उसका आधा घटाया जाएगा तो आधा ही बचेगा। तो a0 बाई 2 बटे k है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं। संख्या पलटती हैं तो गुणा होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? a0 बटे 2 गुणित 1 बटे k। 1 का गुणा हुआ तो a0 ही, 2 में k का गुणा हुआ तो 2k। इससे हमें दो निष्कर्ष मिले कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। ऐसा भी आपको प्रश्न आ सकता है कि सिद्ध करो कि अर्धायु काल शून्य कोटि के लिए अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है और शून्य कोटि का अर्धायु काल दर स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो निष्कर्ष हमने निकाले। क्लियर है? ठीक इसी तरह सबसे पहले प्रथम कोटि के अर्धायु काल की गणना के लिए आप क्या करेंगे? इस सूत्र को याद करेंगे कि उसके दर स्थिरांक की गणना हम कैसे करते हैं। ये सूत्र याद हो गया तो आपने आधी जंग जीत ली।
2.303 बाई टी log 10 A0 अपॉन A, जहाँ A0 प्रारंभिक मात्रा, A बची हुई मात्रा और T क्रिया पूर्ण होने में लगा समय। क्लियर है। अब अर्ध आयु काल के समय हम जानते हैं, यदि हम अर्ध आयु काल की बात कर रहे हैं तो अर्ध आयु काल में हम T को T½ से दर्शाते हैं। यदि प्रारंभिक मात्रा हमने A0 ही मानी है तो बची हुई मात्रा क्या हो जाती है, A0/2 हो जाती है। इन दोनों मानों को समीकरण 1 में हम रखेंगे और T को बाईं ओर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, T की जगह तो T½ हो जाएगा, K यहाँ आएगा तो सूत्र हो जाएगा 2.303 बटे T के log 10 A0 अपॉन A था। A किसके बराबर है, A0/2 के बराबर है, तो इसकी जगह पर ये मान रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आएगा T½ अपॉन 2.303 बटे के log 10 A0/2। जब भी किसी संख्या को उसके आधे से भाग दिया जाएगा, 50 को 25 से काटें, 12 को 6 से काटें, 2 मिलेगा, मतलब इससे इसे काटा जाएगा तो 2 आएगा, भाग दिया। log 2 है ना, हमें क्या मिल गया, T½ बराबर 2.303 बटे के log 10 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ये आपको याद रखना है। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 0.3010, तो T½ बराबर 2.303 इंटू 0.3010 बाई के। इन दोनों का जब गुणा होगा तो वहाँ पर गुणा करने हमें नहीं बैठना है, हमें सिर्फ संख्या याद कर लेनी है 693। 3 का टेबल है 3 6 9, दाईं ओर से 3 6 9, 693 है ना, अपॉन के, मतलब केवल वही अंक है जो 3 के टेबल में आते हैं, 0.693 बाई के। अब देखिए इसमें T½ जो हमें मिला वो 0.693 बाई के, इसमें कहीं A0 आया क्या, तो प्रथम कोटि का जो अर्धायु काल है, शून्य कोटि का अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर कर रहा था, लेकिन प्रथम कोटि का अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, वो केवल दर स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दर स्थिरांक का मान पता है यदि हमें प्रथम कोटि के लिए, तो हम तुरंत T½ निकाल सकते हैं। 0.693 को किससे भाग दे दें, दर स्थिरांक से। क्लियर है। तो ये आपके तीनों प्रश्न हो गए। 0.693 बाई के मतलब ये दर स्थिरांक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बेटा ये आपके तीनों प्रश्न जो बेहद महत्वपूर्ण है। प्रथम शून्य कोटि क्या है उसके लक्षण बताइए और उदाहरण दीजिए। प्रथम कोटि क्या है उसके उदाहरण और लक्षण बताइए। शून्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय कोटि के लिए दर स्थिरांक की इकाइयाँ क्या हैं। और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न कि शून्य कोटि और प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उनके अर्धायु काल की गणना। तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर करेंगे और अच्छे से याद करेंगे। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।